नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर यहाँ से प्रश्न नहीं आया तो कहाँ से आएगा, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और उसमें भी हम देख रहे हैं कि इस टॉपिक में प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ने लायक है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंस के लिए क्या तैयार करना है और इसी टॉपिक को इंटरव्यू के नज़रिए से कैसे देखा जाना चाहिए। अभी जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपने थंबनेल को ध्यान से देखा है तो आपको पता चला होगा कि चित्र है जिसमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक है विजय माल्या, एक है ललित मोदी। और ये क्यों अभी दिखाई दे रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, ख़ासतौर से यूट्यूब पे ही अगर आप हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो आपको पता होगा कि अभी किसी पार्टी में, शायद माल्या का ही जन्मदिन था, ये व्यक्ति भी गए थे, ललित मोदी। और एक वीडियो में ये बहुत ही हंसते हुए अच्छे से कह रहे हैं कि हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं। ये मजाक बना रहे हैं एक तरह से भारत के सिस्टम का, कि इतने बड़े अपराध करके, आर्थिक अपराध करके भी वो खुश हैं, बढ़िया से जी रहे हैं और भारत उनका कुछ नहीं कर सकता। तो इसको लेकर बहस चली। अब जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं करते वो इसको अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन अगर आप सिंसियर हैं और आप ये जानते हैं कि यूपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस आयोग किस नज़रिए से करेंट के टॉपिक को उठाता है और कैसे वहाँ से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो आप ये भी समझ जाएंगे कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर यहाँ से प्रश्न बना तो प्रीलिम्स के लिए ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण हो जाते हैं और मेंस के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम इसी पे बात करेंगे। एक सेकंड रुकिए ज़रा। एक बार मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक्स कौन से हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रीलिम्स के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लाया गया था 2018 में। बेसिकली इन्हीं लोगों की वजह से ही लाया गया था और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, मेंस में भी प्रश्न आए हैं। प्रत्यारोपण से संबंधित प्रश्न आ सकता है प्रीलिम्स में। भारत और यूके के बीच संधि है ऑलरेडी, फिर भी ये लोग वहाँ बैठे हुए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको समझेंगे। इंटरपोल पे प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी, और ये अलग अलग नोटिस जारी करता है। इसमें एक नोटिस है जिसका नाम है रेड कॉर्नर नोटिस। यह क्या होता है इसे समझेंगे, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। धन शोधन निवारण अधिनियम लाया गया था 2002 में, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी समझेंगे, बहुत ज़रूरी है। और एनपीए, क्योंकि इनकी वजह से ये जो फ्रॉड करके भागे थे, ये बहुत चर्चा में आया था। गैर निष्पादित संपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये बैंकों की एक बड़ी समस्या है, इस पे बात करेंगे। आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आया था 2016 में, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी घटनाएं जो है इनसे डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, इसे समझेंगे। और मुख्य परीक्षा के लिए एक टॉपिक है भारत में आर्थिक अपराध और शासन। ये सेकेंड पेपर में भी यूज़ हो सकता है, थर्ड पेपर में भी आ सकता है, और इसको थोड़ा सा घुमा दें तो फोर्थ पेपर में इथिक्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद 8वें नंबर पर इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन पर आपको विचार करना है। ठीक है जी। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, ये जो अंग्रेजी में बोल रहे थे फ्यूजिटिव हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे, अपने आप को भगोड़ा ही कह रहे थे। ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, कई बार जैसे प्लास्टिक वाला एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि ये नियम कब आया था। ठीक है। तो कई बार कानूनों का वर्ष पूछ लिया जाता है, किस वर्ष ये कानून आया था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। पीसीएस में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, उन आर्थिक अपराधियों को रोकना जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर कानूनी प्रक्रिया से बचते हैं। सामान्य तौर पर जो हमारी जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट भी है, वो अपने देश के अंदर ही मजबूती से अपना अधिकार क्षेत्र रखता है। कुछ अपवाद हैं, लेकिन उसमें भी जिस देश से जुड़ेंगे उसकी भी सहमति ज़रूरी होती है। तो ये लोग भाग गए यहाँ से, इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कुछ ऐसी बातें हैं थोड़ा सा और विस्तार से देखने लायक, जो आपको प्रीलिम्स में मार्क्स दिला सकती हैं। समझिए कि आर्थिक अपराधी कौन होता है। इसके तहत आर्थिक अपराधी किसे कहेंगे। अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी तब घोषित किया जाता है यदि, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके खिलाफ कम से कम 100 करोड़ रुपए
या उससे अधिक के आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो। कितना लेके भागा है? 8,000 9,000 करोड़ ऐसे कुछ था, एक 4,000 करोड़ लेके भागा था। तो ये तो 100 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है कि किसी व्यक्ति को आर्थिक अपराधी कैसे घोषित करेंगे, किस आधार पर? 100 करोड़ या उससे ज़्यादा लेके भागा हो। ठीक है, और उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया, कहीं ये मिले तो इसको पकड़ के लाना है। अच्छा, वह व्यक्ति आपराधिक कार्रवाई से बचने के लिए भारत छोड़ ही चुका है, या विदेश में होने के कारण वापस आने से इनकार कर रहा हो। ऐसे लोग जानते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है तो वो पहले ही भाग जाते हैं देश छोड़ के। उसके बाद जब खुलासा होता है तब पता चलता है ये तो इतना बड़ा फ्रॉड करके निकल गया है, फिर वो वापस आते नहीं, वो आने के लिए गए ही नहीं थे। तो ऐसे लोगों को आर्थिक अपराधी घोषित किया जाएगा। ये घोषणा कैसे होती है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को आर्थिक अपराधी कैसे घोषित किया जाता है। 3 कथन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, बताइए। जानेंगे तभी तो बताएंगे। देखिए, पहले होता है आवेदन। कौन करता है? ईडी, प्रवर्तन निदेशालय। एक विशेष अदालत में जो पीएमएलए कोर्ट बनाया जाता है, अभी हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अधिनियम के बारे में। तो उस कोर्ट में किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए आवेदन करता है। उसके बाद नोटिस जारी होता है। विशेष अदालत संबंधित व्यक्ति को एक नोटिस जारी करता है। बताया जाता है भैया देखो, हम ये नोटिस जारी करने वाले हैं, तुम बताओ क्या करना चाहते हो। 6 सप्ताह के भीतर एक निर्दिष्ट स्थान पर पेश हो जाओ, आ जाओ यहाँ पर, अपनी दलील दे दो, अपनी बात कहो, वरना हम ये नोटिस जारी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? यदि व्यक्ति निर्धारित समय पर नहीं आता, वो आएगा ही नहीं तो अदालत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर सकती है। कुछ लोग आ जाते हैं जो छोटे मोटे अपराध करके भागे हैं। अब इन लोगों के आगे 100 करोड़ तो मान सकते हैं कि छोटा है, लेकिन ऐसे शुरू से देखें तो 100 करोड़ अपने आप में बड़ी बात है। तो खैर, कुछ लोग आ भी जाएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। तो जो नहीं आएंगे उन्हें आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। बात क्लियर हो गई? आप समझिए, प्रमुख प्रावधान और दंडात्मक शक्तियाँ। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जब उसको अपराधी घोषित कर दिया गया तब क्या होगा? उसकी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, उसे सीज कर लिया जाएगा, उसकी कुर्की हो जाएगी। अपराधी घोषित होने पर उसकी भारत और विदेश में स्थित, हाँ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारत और विदेश में स्थित सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सिर्फ भारत के अंदर की संपत्तियाँ नहीं, दुनिया में कहीं भी संपत्ति बनाए हैं वो जब्त हो जाएगा। इसीलिए ये अपराधी क्या करते हैं कि बेनामी संपत्ति खरीदते हैं, अपने नाम से नहीं खरीदते, किसी और के नाम से, किसी कंपनी के नाम से खरीद लेते हैं। ठीक है, वो जब्त किया जा सकता है। हालांकि पकड़ाए, पता चला कि इसी से लिंक है तो वो भी, उस पर भी जो है कार्रवाई होगी। इसमें वे संपत्तियां भी शामिल हैं जो सीधे तौर पर अपराध से नहीं जुड़ी हुई हैं। किसी ने घर बना लिया है, किसी ने खेत खरीद लिया है, वो सब जब्त होगा। भले ही उसका इस अपराध से कोई संबंध नहीं, उस संपत्ति का, वहाँ परिवार रह रहा है, लेकिन चूंकि अपराध करके भागे हो, पैसा वसूलना है, तो सब जब्त होगा। अच्छा, संपत्ति का प्रबंधन कैसे होता है? संपत्ति सीज कर ली गई तब क्या होता है? जब्त की गई संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है। इस तरह के कथन बहुत स्मार्टली यूज़ करती है यूपीएससी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कानूनी बचाव का अधिकार छीनना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो बुलाया गया कि आ जा भैया, सफाई दे दो, अपनी बात कह दो, और जो भी जुर्माना है वो भर दो, ठीक है, अच्छे से जियो। नहीं आए। अब जब नहीं आए तो इसका प्रावधान ये है कि एक बार भगोड़ा घोषित कर दिए गए तो सिविल कोर्ट में अपने बचाव करने से वंचित हो जाओगे। अब कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते कि काहे हमारा संपत्ति आप जब्त कर रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। भाई, तुमको अब अपराधी घोषित किया गया है तो ये वाला ये प्रावधान है, ये लागू होगा। ठीक है, लेकिन आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसे क्रियान्वित करने वाली एजेंसी कौन सी है, तो सबसे मेन जिम्मेदारी ईडी की है, जो हमने अभी देखा था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अच्छा, इसके बाद मामलों की सुनवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत गठित विशेष अदालतों में होती है। इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र हमने किया है, आगे अभी देखेंगे। इसका महत्व क्या है भाई? अधिनियम के उद्देश्य और महत्व की बात करें तो धन की वसूली, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का जो पैसा डूब गया है उसे अपराधी की संपत्तियां बेचकर वसूली है। विजय माल्या की भी कई संपत्तियां बेच दी गई हैं, नीरव मोदी की संपत्तियां बेची गई हैं।
अच्छा, कानून का शासन, अपराधियों को यह संदेश देना कि वे देश छोड़कर कानून प्रक्रिया से बच नहीं सकते, कि भाग गए हो मतलब पूरी तरह से अब तुम छूट गए हो, ऐसा नहीं है। त्वरित कार्रवाई, पारंपरिक कानूनों की तुलना में इसमें संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया बहुत तेज है और ये होनी भी चाहिए। पहले होता था बहुत समय लग जाता था संपत्ति जब्त करने में, अब जल्दी हो जाता है। अपील की प्रक्रिया की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति विशेष अदालत के निर्णय से असंतुष्ट है, मान लीजिए बुलाया गया, नहीं आया, घोषित कर दिया गया और कह रहा है कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, तो 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मौका दिया गया 1 महीने का, अभी भी अपील कर लो। नहीं कर सकते फिर तो झेलना ही पड़ेगा। अब प्रीलिम्स के लिए अगला टॉपिक, एक्स्ट्राडिशन क्या होता है, प्रत्यार्पण क्या होता है। भारत और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम जिसे आप कहते हैं, बोलचाल की भाषा में ब्रिटेन कह देते हैं। कुछ लोग ऐसे मतलब जो पढ़ाई से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखते, लंदन कह देते हैं कि हाँ लंदन में रहते हैं, मतलब वो लंदन शहर को ना कह के उसे देश समझने लगते हैं, लेकिन जो असली नाम है वो यूके है। ठीक, अब इनके बीच संधि हुई है, लेकिन कुछ बातें बेसिक से समझने लायक है। प्रत्यार्पण एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक देश जो अनुरोध कर रहा है, दूसरे देश जिससे अनुरोध कर रहा है से उस व्यक्ति को वापस मांगता है जिसने अनुरोधकर्ता देश में अपराध किया है और वहाँ से भागकर दूसरे देश में शरण ले ली है। भारत में अपराध किया है, जाके बस गया ब्रिटेन में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसका मूल सिद्धांत डिफाइन करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यार्पण बेसिकली होता क्या है, उसका मूल सिद्धांत क्या है। ध्यान से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रत्यार्पण प्रक्रिया कुछ अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसमें पहला है दोहरी आपराधिकता। इसका मतलब यह है कि अपराध ऐसा होना चाहिए जो दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध माना जाता हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ चोरी करने को अपराध माना जाता है, यहाँ से कोई व्यक्ति चोरी करके भाग गया, मान लेते हैं मालदीव में, ठीक है, थोड़ा और दूर भेज देते हैं, साउथ अफ्रीका में चला गया, और वहाँ पर चोरी करना अपराध नहीं माना जाता, तो वहाँ पर ये प्रत्यार्पण का कानून लागू नहीं होगा, ये संधि नहीं, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि भाई हम तो इसे अपराध मानते ही नहीं। तो जो कृत्य, जो काम दोनों देशों में अपराध माना जाएगा उस पर ये लागू होता है, ये बेसिक चीज़ है। अच्छा, विशिष्टता का सिद्धांत क्या है? जिस व्यक्ति का प्रत्यार्पण किया गया है उस पर केवल उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है जिसके लिए उसे वापस लाया गया है। मान लीजिए एक व्यक्ति भागा है देश छोड़कर आर्थिक अपराध में और ब्रिटेन में गया, ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है लेके जाइए। अब वो इंडिया में आया, पता चला कि उसके खिलाफ और भी मामले हैं, अलग अलग मामले। तो ये सिद्धांत कहता है कि भैया बाकी मामलों पे बाद में निपटेंगे, अभी जो जो बात कह के लाए हो सिर्फ उस पे आप डिस्कस करिए, उस पे मामला चलाइए, उसको पहले ठीक करिए। तो ये कहता है कि आप जिस मामला विशेष के संदर्भ में इसको लेकर वापस आ रहे हैं उसी पर आप कार्रवाई करेंगे, मुकदमा चलाएंगे। ये एक सिद्धांत है। अच्छा, राजनीतिक अपराध का अपवाद। आमतौर पर राजनीतिक कारणों से किए गए अपराधों के लिए प्रत्यार्पण नहीं किया जाता। आतंकवाद को छोड़ दीजिए, वो इसमें शामिल नहीं है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब तख्ता पलट होता है, अभी बांग्लादेश में वहाँ की प्रधानमंत्री भाग के भारत में आ गई, ऐसे ही पाकिस्तान में कई बार ऐसा हुआ है कि वहाँ के प्रधानमंत्री भाग के कहीं और चले गए। तो राजनीतिक जो अपराधी हैं या फिर जो भी है राजनेता हैं या इससे जुड़े हुए लोग हैं, जरूरी नहीं है कि जो पॉलिटिक्स में सक्रिय होने की बात हो रही, हो सकता है कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल हो लेकिन राजनीतिक अपराध से उसे जोड़ा गया है, और वो हो सकता है कि अपराधी हो तो भी भाग गया या अपराधी नहीं अपनी जान बचाने के लिए भाग गया, तो इस मामले में उसे वापस नहीं लाया जाएगा, ये बात उस पर लागू नहीं होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, प्रीलिम्स में ये पूछ लिया गया तो बहुत सारे लोग यहाँ फिसल जाएंगे, गलतियाँ कर देंगे, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा संधि के बारे में समझ लेते हैं। कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1992 में हुई थी, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि यार पता नहीं, स्टेटमेंट में अगर दे दे 1992 में हुई थी और अभी सिर्फ वर्तमान मामला चल रहा है कि हाँ ये चर्चा में था, तो वो गेस करेंगे कि नहीं नहीं इतना पहले कैसे हुआ होगा, होना अगर हुआ होगा तो आसपास में ही हुआ होगा। ये जो कॉमन सेंस आप ज़बरदस्ती के यहाँ लगाएंगे उसकी वजह से गलती हो सकती है, तो इसे ध्यान रखिए। 1992 में हुई थी, सितंबर 1992 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे भारत और यूनाइटेड किंगडम ने।
यह संधि उन भगोड़ों को वापस लाने का कानूनी ढांचा प्रदान करती है जो भारत में आर्थिक अपराध या अन्य गंभीर अपराध करके ब्रिटेन भाग जाते हैं। ठीक है, हो सकता है कि यूपीएससी यहाँ चालाकी करे कि केवल आर्थिक अपराध करके भागे हैं, नहीं, और भी गंभीर अपराध कोई भी हो सकता है जो दोनों देशों में मान्य है कि ये अपराध है, उन सब की बात हो रही है। ठीक, अच्छा, इसके बाद कुछ प्रावधान देख लेते हैं। क्षेत्राधिकार की बात करें तो यह संधि दोनों देशों के बीच अपराधियों के आदान प्रदान के लिए बाध्यकारी है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये बाध्यकारी संधि है इन देशों के बीच में, मतलब आपको मानना पड़ेगा, संधि हुई है तो जो बात हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से अपराधी भागा है तो उसे देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके मन में आएगा कि यार ये तो माल्या तो वही जाकर बसा है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? अभी समझ में आएगा, जब मेंस की बात करेंगे तब समझ में आएगा कि इसमें भी कुछ लूप होल्स हैं जिसका फ़ायदा बड़े लोग उठाते हैं जो बड़े अपराधी हैं, खासकर पैसे वाले हैं। गंभीर अपराध, यह उन अपराधों पर लागू होती है जिनमें कम से कम 1 वर्ष की कैद की सज़ा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर ये तथ्य है, ध्यान रखिएगा। 1 वर्ष की कैद की सज़ा का प्रावधान हो, मतलब कोई ऐसा अपराध हो जिसमें कम से कम 1 साल की सज़ा तो होनी ही है अगर पकड़ा गया तो इसे उसमें शामिल किया जाएगा। राजनीतिक छूट की सीमा क्या है, ये थोड़ा समझ लीजिए। संधि स्पष्ट करती है कि हत्या, अपहरण, बम विस्फोट या गंभीर हमले जैसे अपराधों को राजनीतिक अपराध मानकर सुरक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे अभी हमने कहा राजनीतिक अपराधी भाग गया, नहीं लेके आएंगे। बम फोड़ के भागा है तो, किसी को किडनैप करके लेकर भाग गया है तो सिर्फ इसलिए थोड़ी उसको छूट मिल जाएगी कि राजनीतिक द्वेष से बचने के लिए भागा है। नहीं भाई, वो अपराधी है, उसने गंभीर अपराध किया है, तो राजनीतिक अपराध के तहत इसे छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, अब प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कोई व्यक्ति आता है, यहाँ पे आप समझ लीजिए। ब्रिटेन से किसी अपराधी को वापस लाना एक बहुत जटिल न्यायिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो अनुरोध होता है। भारत सरकार यूके के गृह मंत्रालय को औपचारिक अनुरोध भेजती है, वहाँ के होम मिनिस्ट्री को, ठीक है, होम ऑफिस को। उसके बाद से प्रमाणीकरण होता है। वहाँ के जो गृह सचिव होते हैं यह जांचते हैं कि अनुरोध वैध है कि नहीं। इसके बाद गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है कि इसको खोजो कि ये कहाँ है, ब्रिटेन में तो है ही। फिर न्यायिक सुनवाई होती है, सारा खेल यहीं पर है। मामला वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता है, जहां जज देखते हैं कि क्या आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया मामला बनता है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि वो दिख ही नहीं रहा कि अपराध बन रहा है कि नहीं और बस कह दिया गया है, गृह सचिव ने मान लिया है तो भेज देंगे, नहीं नहीं, ये सुनवाई के दौरान देखा जाता है कि सच में मामला बन रहा है कि नहीं। ठीक, ये पहली चीज़। अब इसी में कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, मानवाधिकार और जेल की स्थिति। यूके की अदालतें अक्सर भारतीय जेलों की स्थिति और मानवाधिकारों के उल्लंघन की दलीलों पर विचार करती हैं, और ये सबसे बड़ी बाधा है, हकीकत भी है। हमारे यहाँ जेलों पर हर साल रिपोर्ट आती है, भरे हुए हैं, जहाँ पर 10 कैदी होने चाहिए एक सेल में, वहाँ पर इतने हैं कि 12, 20, 30 ऐसे ऐसे कैदी हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ 5 करोड़ के आसपास मामले हो गए हैं, उन पे सुनवाई चल रही है, सब पेंडिंग पे पेंडिंग केसेस होते जा रहे हैं। तो इस वजह से, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। बहुत खाने की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, बड़ी दिक्कत है। तो और क्राइम भी होता है जेलों में। फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो काफ़ी हद तक सही घटनाएं होती हैं कि वो जेल के अंदर गैंगवार भी हो जाता है, जान का भी खतरा रहता है, कई अपराधी जेल में जाके किसी अपने विरोधी की हत्या कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो भागे हुए हैं इससे भी डरते हैं कि हम जेल में आ गए, मर गए तो कितने सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स जेल के अंदर मारे जाते हैं, कोई नहीं जानता कौन मारा है, कई कारण हो सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, सेफ्टी की बात है, ये थोड़ी सी दिक्कत है, और इसी वजह से इन दलीलों पर वो जो अदालतें हैं वो विचार करती हैं। यदि कोर्ट संतुष्ट नहीं है तो प्रत्यार्पण रोका जा सकता है। यही सब है, बहाना बना के कि जाके देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, वहाँ की जेल अच्छी है ही नहीं, हम जाएंगे जेल में रहेंगे, मार दिए जाएंगे, कि हम नहीं जाएंगे। वो पता चले कि आए देखे तो बात सही साबित हुई। अंतिम निर्णय क्या होता है? कोर्ट की मंजूरी के बाद गृह सचिव प्रत्यार्पण का आदेश देते हैं, जिसके खिलाफ आरोपी उच्च अदालतों में अपील कर सकता है। यही तो बात है कि अगर कोर्ट ने दे दिया है, कह दिया कि ठीक है इसको लेके जाओ, फिर भी वो अपील कर सकता है। और पैसे हैं तो वही बात है, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो पैसे हैं, वो अपील पे अपील होती रहेगी, अपना बढ़िया जीते रहेंगे। और भी कंपनियां चल रही हैं, पैसे आ रहे हैं, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी ऐसे ही और पड़ा रहेगा। ठीक है, आगे
प्रमुख मामले और उनकी चुनौतियाँ। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में कई हाई प्रोफाइल मामलों में ये कोशिश की है। विजय माल्या की बात जानते हैं, मंजूरी भी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कानूनी पेंच ऐसा फंसा हुआ है कि वो आ ही नहीं रहा है। पॉडकास्ट कर रहा है, अपने आप को सही साबित कर रहा है। नीरव मोदी के बारे में यही बात है, पीएनबी घोटाले में भागा था, मुख्य आरोपी वही था, कह रहा है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हैं, तो वो इसकी वजह से नहीं आ रहा है। और भी है, संजीव भंडारी है, कई हैं। तो ये अलग अलग बहाने दे के आ नहीं रहे हैं। चुनौतियाँ क्या हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं मेंस में भी। मेंस के लिए अलग से हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है। यूरोपीय मानवाधिकार कन्वेंशन हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ी चुनौती है। ब्रिटेन इस कन्वेंशन से बंधा हुआ है, जो अमानवीय व्यवहार या खराब जेल स्थितियों के आधार पर प्रत्यार्पण को कठिन बनाता है। क्या हुआ है कि ब्रिटेन ने इस पे भी सिग्नेचर किया है और इसमें कहा गया है कि अगर किसी देश की स्थिति, जेल की स्थिति ठीक नहीं है, तो अपने देश से किसी व्यक्ति को वहाँ नहीं भेजा जाएगा, भले ही उसी देश का अपराधी है, यहाँ के बस गया है, तो उससे बंधा हुआ। जेल सुधार की बात, भारतीय जेलों की में भीड़ भाड़ और चिकित्सा सुविधाओं की कमी अक्सर प्रत्यार्पण में सबसे बड़ी बाधा बनती है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है, ठीक। अच्छा, भारत ने भी एक अधिनियम बनाया था 1962 में। सामान्य सी बात है, बस थोड़ा सा ये आप याद रखिए कि भारत ने कब बनाया था। भारत में प्रत्यार्पण की पूरी प्रक्रिया प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 द्वारा शासित हुई है। यह कानून उन देशों के लिए भी प्रावधान करता है जिनके साथ भारत की कोई संधि नहीं है। इसे प्रत्यार्पण व्यवस्था या एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा तथ्य है, ध्यान रखिए। इसके बाद प्रीलिम्स के लिए अगला टॉपिक है इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस। ये क्या होता है भाई? ये ऐसा नोटिस है जो एक अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध करता है। दुनिया भर की जो पुलिस है, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनसे कहा जाता है कि ये नोटिस है, इसके आधार पर ये कार्रवाई करनी है। उसे ही हम समझने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। एक लाइन में पढ़ देता हूँ आपके लिए। जो दुनिया भर की पुलिस से किसी वांछित अपराधी को खोजने, उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के लिए किया जाता है रेड कॉर्नर नोटिस। इसमें पहले आप ये जानिए, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटरपोल क्या है? आपने नाम सुना होगा। फिल्में, अगर हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं तो पुलिस आती है, इंटरपोल लिखा रहता है उनके, जो भी उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना है उस पर। क्या है इंटरपोल? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, जिसमें 196 सदस्य देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन, इसका मतलब ये नहीं कि अलग से पुलिस की भर्ती होती है और ये संगठन बनाया गया है। ये जो देख रहे हैं आप, 196 सदस्य हैं, इन्हीं देशों की पुलिस इसमें शामिल होती है। अलग से पुलिस व्यवस्था नहीं है, अलग से कोई ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हाँ हम अलग से भर्ती करेंगे, एक सेना बना दी, ऐसा नहीं है। जो देश इसमें शामिल है वो अपना पुलिस फोर्स इसमें डालते। मान लीजिए कि भारत में इंटरपोल से संबंधित कोई काम आया है, तो भारत की जो पुलिस है वही करेगी। लेकिन उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भारत में सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो, इंटरपोल के साथ संपर्क करने वाली मुख्य एजेंसी है। भारत की तरफ से जो एजेंसी इसमें शामिल है वो सीबीआई है। बाकी जो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो सीबीआई रिक्वायरमेंट बताएगी, सरकार देगी, ठीक है। ये तथ्य हैं इंटरपोल के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम नोटिस की बात कर लेते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है? यह कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। यह केवल सदस्य देशों को एक सूचना का अनुरोध है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके देश में गंभीर अपराध, जैसे हत्या करके, बलात्कार करके, बड़ा कोई आर्थिक घोटाला करके कोई व्यक्ति आया है, उसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करना है, ठीक है। ये उनसे अनुरोध करता है कि इसके खिलाफ आप गिरफ्तारी वारंट जारी करिए, पकड़वाइए इसे। अच्छा, उस व्यक्ति को खोजना है, लोकेट करना है, लोकेट किया जाए और प्रत्यार्पण या कानूनी कार्रवाई के लिए उसे हिरासत में लिया जाए, इसलिए जारी किया जाता है। अब ये प्रक्रिया कैसी होती है थोड़ा सा समझ लीजिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक वारंट आता है। सबसे पहले संबंधित देश की अदालत उस व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करती है। फिर उसका अनुरोध एनसीबी का अनुरोध होता है। भारत के मामले में सीबीआई इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध भेजती है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके बाद समीक्षा होती है। इंटरपोल का सचिवालय यह जांचता है कि अनुरोध राजनीतिक, सैन्य, धार्मिक या नस्ली प्रकृति का तो नहीं है, किसी से ज़बरदस्ती बदला लेने के लिए, किसी को प्रताड़ित करने के लिए तो नहीं किया गया है। अच्छा, यदि सभी नियम सही पाए जाते हैं तो ये नोटिस जारी कर दिया जाता है
और इसे दुनिया भर के हवाई अड्डों और पुलिस डेटाबेस में अपडेट कर दिया जाता है। दुनिया भर में जितने भी देश हैं सब तक ये डाटा पहुंच जाता है। अब एक चीज़ और, इसका कार्यकाल यानी कि ये नोटिस कब तक सक्रिय रहेगा। एक रेड नोटिस आमतौर पर 5 वर्ष के लिए वैध होता है। ये चीज़ नॉर्मली आपको शायद अब तक नहीं पता होगी। तो कई तथ्य ऐसे होते हैं जो हम सोचते भी नहीं है कि इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बस नोटिस जारी हो गया, आप उसको खोज रहे हैं, भाई कब तक वो वैलिड रहेगा ये भी तो ध्यान दीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 5 वर्ष के लिए वैध होता है, लेकिन सदस्य देश के अनुरोध पर इसे बार बार रिन्यू किया जा सकता है। 5 वर्ष हो गए, अभी तक मिला नहीं, फिर से रिन्यू करिए, फिर नहीं मिला फिर करिए, ये होता है। इसमें बाध्यता की बात करें, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरपोल किसी देश को अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। इसीलिए तो अपराधी ऐसे देश में भागते हैं जहां उन्हें लगता है कि ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। खासकर जो ज़्यादा पावर वाले लोग हैं वो सरकारों से भी साठगांठ करके रखते हैं, तो वैसे देश में जाना चाहेंगे। तो ये मजबूर नहीं कर सकता। प्रत्येक सदस्य देश अपने कानूनों के आधार पर यह तय करता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करना है कि नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद निरस्तीकरण क्या होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरा नाम क्यों डाल दिए, तो उसमें क्या होता है कि वो इंटरपोल की एक स्वतंत्र संस्था है, उसमें अपील कर सकता है कि भाई मेरा नाम डालने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। उस पर अपील होगी, फिर वो नाम हटवा सकता है। ठीक है, ये भी एक बात है। अब प्रमुख कार्यों की बात करें, त्वरित सूचना, इसमें क्या होता है, संदिग्धों को सीमा पार करने से रोकने में मदद करना होता है इसमें। ठीक है, ये जब नोटिस जारी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता है, ट्रैकिंग होती है। भारत के कुछ उदाहरण है, ये आप ये पढ़ सकते हैं। ये इसकी जो पीडीएफ है मैं ऐप में दे दूंगा, और जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टॉप 300 की नोट मेरे ख्याल से आपके पास है, नहीं है तो फिर होनी ही चाहिए, क्योंकि मैं 4 साल से आपको बता रहा हूँ, बता क्या रहा हूँ, बाकायदा सबूत दिखा रहा हूँ कि बस इतना ही पढ़ लीजिए, टॉप 300 आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अभी 26 वाला एग्ज़ाम होगा ना, फिर मैं दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं ये कह रहा था कि अभी जो ये सीरीज़ चल रही है, हाँ एक और बात, पहली बात ये हो गई कि इसकी पीडीएफ नोट मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में भी दे सकता हूँ। ग्रुप में इसलिए नहीं देना चाहता कि एक एक पीडीएफ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ऐप में बढ़िया है, जाके वहाँ से डाउनलोड करिए, पढ़िए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, इस नाम से इस सीरीज़ का नाम ही रख दिया मैंने, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। तो वहाँ पर ये वीडियो आप देख सकते हैं, बार बार रिवाइज़ करेंगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। खैर, तो ये कुछ बातें हैं जो आप वहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी अन्य नोटिस जारी किए जाते हैं इंटरपोल के द्वारा, सिर्फ रेड नहीं है, और भी ब्लू नोटिस होता है। कई बार मिलान करने के लिए दे दिया जाए, रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक, और सामने लाइनें लिखी गई हैं, बताइए ब्लू का मिलान किससे होगा, कैसे करेंगे, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटाने के लिए कि पता लगाओ कि ये क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इस तरह की बात जाननी हो तो ब्लू नोटिस। ठीक है। येलो नोटिस गुमशुदा व्यक्तियों के लिए, विशेषकर बच्चे गायब हो जाते हैं कई बार युद्ध की स्थितियों में, कई बार मतलब पलायन हो रहा है किसी वजह से, और भी चीज़ें हैं, क्राइम हो रहा है, अपहरण हो गया, किसी ने किसी को खरीद, बच्चे को चुरा के बेच दिया किसी देश में, तो गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश के लिए येलो नोटिस जारी होता है। ब्लैक नोटिस अज्ञात शवों की पहचान के लिए होता है, कि बॉडी मिली है, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तो उसका फ़ोटो वगैरह अपलोड किया जाता है डाटाबेस में, और यह नोटिस जारी किया जाता है कि पता लगाइए कौन व्यक्ति है, कहाँ का। ग्रीन नोटिस उन अपराधियों को चेतावनी देने के लिए जो बार बार अपराध करते हैं, उन्हें बताया जाता है कि देखो हम जानते हैं कि तुम अपराधी हो, बार बार पकड़ा रहे हो, जेल में जा रहे हो, फिर छूट रहे हो, फिर पकड़ा रहे हो, तो ये चेतावनी है, ध्यान रखना, आगे तुम्हें झेलना पड़ सकता है। तो ये ग्रीन नोटिस है। अच्छा, पीएमएलए के बारे में हम लोग 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। हाँ, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसको हम संक्षिप्त में पीएमएलए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, अवैध रूप से कमाए गए धन को जो वैध बनाने की प्रक्रिया है उसे रोकना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घूस लेते हैं और फिर उस पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं या कहीं लगाते हैं, लगता है कि इन्होंने वैध तरीके से कमाया है।
तो जो भी अवैध मनी है, ब्लैक मनी है, उसको वाइट करने की जो प्रक्रिया है उसे रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। ठीक है, इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करना है। ठीक है, नोडल एजेंसी आपसे पूछी जा सकती है, वही है प्रवर्तन निदेशालय। मनी लॉन्ड्रिंग कितने तरह से होती है? 3 चरण होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले किसी के पास अवैध धन आया, मान लेते हैं कि घूस लिया उसने, तो एक होता है प्लेसमेंट, अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में डालना। वो अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बैंक में डालेंगे उसको, अकाउंट्स में, कई बार अलग अलग अकाउंट्स हो जाते हैं। फिर लेयरिंग होती है, धन के स्रोत को छिपाने के लिए कई जटिल लेन देन, कुछ खरीद रहे हैं ऑनलाइन, कुछ कर रहे हैं, ऐसे ट्रांजैक्शन इतनी बार हो जाएगा कि उसको पकड़ना मुश्किल है। अब करोड़ों में करें, थोक में करें तो समझ में आए कि यार ये कौन ले रहा है, दे रहा है, सारा डाटा बैंक के पास है। लेकिन उसे थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग तरीके से खर्च किया जाता है और मतलब लेन देन किया जाता है। उसके बाद से इंटीग्रेशन होता है, फिर वापस घुमा फिरा के, जैसे मान लीजिए खरीद भी हो रही है तो वो ऐसा नहीं है कि कहीं और खर्च कर दी, हो सकता है कि अपने ही किसी कंपनी में वो खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने धन लिया है, उसको अलग अलग तरीके से बैंक में डाला, अब इसी से उसने मान लेते हैं कि कोई चीज़ खरीदी, अब क्या मान लें, कपड़ा मान लेते हैं, लेकिन ये कपड़ा उसी की कंपनी से ख़रीदा है, उसी की दुकान है, वहाँ से कपड़ा ख़रीद लिया। उसने घर बनाने के लिए सीमेंट ख़रीदा, पता चले कि इनडायरेक्टली इस यही है, तो वो अपने ही स्रोतों में लगा रहा है, अपने ही जगहों पे लगा रहा है, फिर इन सारे पैसों को एक जगह किया। अब भाई कपड़ा ख़रीदने से कमाए हैं, सीमेंट बेचने से कमा, मतलब अपना कपड़ा बेचने से कमाए हैं, सीमेंट बेच दिया और भी चीज़ें बेच दी, तो ऐसा लगता है कि ये कमाई का पैसा हो गया, समझ रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन होता है, फिर वो वैध लगने लगता है कि हाँ भाई हमारा पैसा है, फिर उसके बाद से थोड़ा सा इनकम टैक्स जो भी देंगे और फिर हो गया अपना, ये होता है। अच्छा, इसमें क्या प्रावधान है थोड़ा सा समझ लीजिए। संपत्ति जब्त की जाती है, ईडी को अपराध से अर्जित संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का अधिकार है। जब पता चल जाता है कि ये जो है, कई बार आपने देखा होगा कि कोई अधिकारी पकड़ा गया है, उसके 4 बंगले हैं, ये है वो है, सब जब्त कर लिया गया है, वो इसी के तहत होता है। इसमें 3 साल से 7 साल तक के कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है, ये महत्वपूर्ण है। साक्ष्य का भार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे प्रश्न बना तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? इसके तहत अभियुक्त को खुद को निर्दोष साबित करना पड़ता है, जो इसे सामान्य कानूनों से अलग बनाता है। कोई आईएएस अधिकारी है और उसने 20 करोड़ का कोई फार्म हाउस बना रखा है और उस पे आरोप लगा कि भाई लग रहा है कि तुमने ब्लैक मनी से बनाया है, तो ये काम सरकार का नहीं है कि हमें इस आधार पे लग रहा है, तुम बताओ कि तुमने ये पैसा कहाँ से इकट्ठा किया, बताओ, साबित करो कि तुम फ्रॉडिया नहीं हो, तुम घूसखोर नहीं हो। ये एक तरह से ठीक भी है, बढ़िया भी है, एक वित्तीय अनुशासन भी आता है। एक सामान्य व्यक्ति जो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है और इसके बारे में अवेयर है, वो भी सोचेगा कि भाई हम अपना जो लेन देन कर रहे हैं उसको साफ सुथरा रखें। और जो भ्रष्टाचारी हैं उनके लिए तो बहुत कठिन है ये सब करना, तो वो बचेंगे, भ्रष्टाचार करने से बचेंगे। लेकिन कौन बच रहा है? लूप होल्स खोज लिए जाते हैं, आप समझ ही रहे हैं। खैर, उस पर नहीं जाते, क्योंकि आखिरकार घुमा फिरा के कभी न कभी तो हिसाब बराबर हो जाता है। अच्छा, अभी जो जिस मोड में हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ है एनपीए। जो भागे थे ये भगोड़े, एनपीए बढ़ा कर गए थे देश का। गैर निष्पादित संपत्ति, इस पर भी बीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, कई बार क्वेश्चंस आए हैं, मेंस में भी प्रश्न आए हैं, प्रीलिम्स में भी। तो क्या है एनपीए? एनपीए वह कर्ज है जिस पर बैंक को न तो मूलधन मिल रहा है और न ही ब्याज मिल रहा है। किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया और कह रहा है कि हम 2 साल में आपको पैसे वापस दे देंगे। अब कुछ समय बाद, कितने समय बाद यहाँ लिखा हुआ बता रहे हैं, वो ना तो अपना ईएमआई भर रहा है, मान लेते हैं कि महीने का 20,000 देना था, वो भी नहीं दे रहा है, और जो इस पे इंटरेस्ट आ रहा है वो भी नहीं दे रहा। कई बार ऐसा होता है, कुछ बैंक की प्रवृत्ति ऐसी होती है, मतलब लोन्स की, कि मूलधन वैसा ही रहेगा और इंटरेस्ट देते रहना है। ठीक है, जैसे सीधा तो नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे गोल्ड लोन आप लेते हैं, मान लीजिए सोना आपने रखा और 1 लाख रुपये मान लेते हैं ले लिया, तो आपको 1 लाख रुपये तो देना ही है। लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा चलता है कि अगर इस पे 5% एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5% आपको लोन देना है, तो आप
ब्याज देना है तो 5% देते रहिए। जब आपको सोना चाहिए तो आप एक ही बार चाहे जैसे भी करके 1 लाख चुका दीजिए, सोना लेके जाइए। तो इस तरह से भी तो ये व्यक्ति ना तो ब्याज दे रहा है ना मूलधन दे रहा है, और ये कब तक हो रहा है? 90 दिनों तक, 3 महीने तक इनमें से कुछ नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे कि वह जो संपत्ति थी वो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट है जो अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, उस पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, पैसा भी नहीं आ रहा है, नुकसान में जा रहा है। अच्छा, लेकिन ये 3 तरह का होता है, इस पर भी लोग कंफ्यूज होते हैं। एक होता है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड एनपीए क्या होता है? जो 12 महीने या उससे कम समय से एनपीए है। हमने देखा 3 महीने तक अगर नहीं दिया तो एनपीए हो जाएगा। तो 3 महीने से आगे बढ़ते हुए 1 साल तक जाइए, उसके अंदर में यानी कि 1 साल या 1 साल से कम, उस दौरान ये प्रक्रिया हो रही है तो हम कहेंगे कि ये सब स्टैंडर्ड है। एक है डाउटफुल, 12 महीने से अधिक समय से एनपीए श्रेणी में है तो वो डाउटफुल होगा। और एक है लॉस एसेट, मतलब हानि हो गई, नुकसान हो गया, जिसकी वसूली की कोई उम्मीद नहीं बची है, बैंक ने उसे नुकसान मान लिया है कि अब ये पैसा नहीं आने वाला है, उसे हम लॉस एसेट कहते हैं। सब इसी के तहत आते हैं। अब इसको कम कैसे किया जाए, इसका क्या उपाय है? एक एक्ट बनाया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी ने इस पर प्रश्न पूछा, 2002 में ही इसको बनाया गया था, जिसको सारफेसी एक्ट कहते हैं। इसके तहत बैंकों को अदालत जाए बिना डिफाल्टर की गिरवी रखी संपत्ति बेचने का अधिकार है। लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है, इसका इस्तेमाल गरीबों पर ज़्यादा किया गया है। किसी ने ट्रैक्टर ख़रीदा है, किसी ने ट्रैक्टर तो छोड़ दीजिए, छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए लोन लिया है, नहीं दे पा रहा है, तो ये बैंक वाले उस पर ज़्यादा वो करते हैं, अत्याचार करते हैं। कई फिल्मों में ये दिखाया गया, इसकी वजह से किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इसका बैंक वाले जो है छोटे लोगों पर ज़्यादा, बड़े लोगों के सामने तो चूं तक नहीं करते। ठीक है, तो एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी है, इसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। बैंक अदालत नहीं जाएगा, सीधे जो गिरवी रखी गई है, क्योंकि आप लोन लेने जाते हैं तो कुछ गिरवी रखते हैं, कोलेट्रल जिसको हम बोलते हैं, कुछ तो आप दिखाते हैं कि मेरी ये संपत्ति है, मेरे पास ज़मीन है 1 बीघा, उसके आधार पर मुझे लोन दे दीजिए। तो अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो वहाँ के ज़मीनियाँ कब्जा कर लेंगे, हो सकता है कि उसे नीलाम कर दें, बेच दें। तो ये होता है, इसलिए ये बनाया गया था। इसी में हम इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड देखते हैं, 2016 में आया था। दिवालियापन की स्थिति में कंपनियों के समाधान और परिसमापन की प्रक्रिया। अगर कोई कंपनी कहती है कि हम दिवालिया हो गए, अब हम पैसा नहीं दे सकते, तो कैसे उसकी समाप्ति की जाए, कैसे उसकी संपत्ति ली जाए, और जिन जिन लोगों ने उसे ऋण दिया था उनके बीच में कैसे बांटा जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 2016 में आईबीसी लाया गया था। इसमें क्या है, इसी के तहत एक बैड बैंक की स्थापना की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया, बैंकों के खराब कर्ज को खरीदने के लिए बनाया गया विशेष संस्थान है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बैड बैंक क्या करता है कि बैंकों ने जो लोन दिया है वापस नहीं आ रहा है। मान लेते हैं कि ये बैंक है, इसने किसी को 100 रुपये का लोन दिया है। अब ध्यान से समझिए, ये मिल नहीं रहा है। यहाँ आएगा बैड बैंक, वो कहेगा ऐसा है 100 रुपये का है, आपको तो वैसे भी नहीं मिलना है, मिल ही नहीं रहा है, और आप बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, आपका संसाधन खर्च हो रहा है, तो आप ये मुझे बेच दीजिए। बेचने का मतलब ये है कि 100 रुपये में नहीं, आप मुझे 20 रुपया 30 रुपया हमसे ले लीजिए, कुछ तो मिला आपको। 100 रुपये तो वैसे भी आप चक्कर में पड़े थे, मिला नहीं था, तो इतना हमसे ले लीजिए, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। अब ये हो गया कर्ज इसका, बैड बैंक का, और नाम रखा है बैड बैंक। अब ये वसूली करेगा अपने तरीके से, और अपना तरीका बहुत सख्त भी हो सकता है। तो ये लाया गया था कि बैंकों के कर्ज को खरीद ले थोड़ा कम पे, और उसके बाद से ये वसूली की प्रक्रिया करेंगे। इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। वसूल लिए तो फ़ायदा, 100 का 100 मिल गया, नहीं वसूले तो नुकसान। तो ये फ़िलहाल एक प्रक्रिया है। तुलनात्मक संबंध की बात करें, अक्सर बड़े बैंक फ्रॉड ही, मतलब बड़े बैंकों के जो फ्रॉड हैं वो आगे चलकर एमपीए में बदल जाते हैं। जब यह पाया जाता है कि लोन का पैसा किसी और उद्देश्य के लिए डाइवर्ट किया गया है या उसे छुपाया गया है, तब पीएमएलए के तहत जांच शुरू होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, बैंकों में फ्रॉड रोकने के लिए सीवीसी जो है वो दिशा निर्देश जारी करता है। ये एक अलग तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है।
विलफुल डिफ़ॉल्टर कौन होता है? वह व्यक्ति जिसके पास पैसा है, ये पूछा जा सकता है आपसे, जिसके पास पैसा है लेकिन वो चुका नहीं जा, कह रहा है कि हम नहीं दे पाएंगे सर, हमारे पास पैसा नहीं है। कुछ दोस्त होते हैं पैसा ले लेते हैं, उनके पास पैसा है, 500 रुपये लिए हैं, 4 साल से दौड़ा रहे हैं, अरे यार पैसा नहीं है, नहीं दे रहे हैं, इनसे तुलना कर सकते हैं, ये विलफुल डिफ़ॉल्टर है। ठीक है, अच्छा, ये प्रीलिम्स के लिए टॉपिक रहे। अब हम मेंस की बात करते हैं। मुख्य परीक्षा में अगर इस पे प्रश्न आया, जो कि संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या लिखना है, किन बातों का ध्यान देना, ये थोड़ा समझ लीजिए। आर्थिक अपराध क्या होता है, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप इंट्रोडक्शन बढ़िया लिख सकें। आर्थिक अपराधों से तात्पर्य उन गैर कानूनी गतिविधियों से है जो धन, संपत्ति या व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए धोखाधड़ी या छल के माध्यम से की जाती हैं। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग भी है, बैंक फ्रॉड भी है, टैक्स चोरी भी है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी है, भ्रष्टाचार भी है, ये सब इसमें शामिल हैं। बहुत खूबसूरत लाइन है, इसे आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। शासन पर आर्थिक अपराधों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये ध्यान से समझिए। राजस्व की हानि होती है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं, इतना हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपका दिमाग खुल चुका है। कैसे भाई, कर चोरी होगी, काले धन के कारण सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा नहीं आएगा, तो राजस्व की हानि हो रही है। वित्तीय प्रणाली की अस्थिरता, बैंक फ्रॉड होता है, एनपीए बढ़ता है, बैंकिंग तरलता कमी आती है, जनता का भरोसा भी डगमगाता है, तो बैंक में पैसा जमा ही नहीं करेंगे, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा होता है, भाई आर्थिक अपराधों से जो धन आया है वो कहाँ जा रहा है, आतंकवादियों को दिया जा रहा है, संगठित अपराध में लग रहा है, कहाँ जा रहा है हमें पता नहीं चलता, तो ये समस्या होती है। सामाजिक असमानता बढ़ती है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अमीर हैं अगर भ्रष्टाचारी हैं, और ज़्यादा भ्रष्टाचार करके और अमीर बनेंगे, गरीबों का शोषण हो रहा है, उनके पास कुछ है ही नहीं। और इसके बाद मेंस में सबसे ख़ास बात ये होती है कि आप ज़रूरी तथ्य ज़रूर लिखें। जैसे अगर इस पर क्वेश्चन पूछा जाए तो बाकी जो बातें मैंने की मैं नहीं बताता तो भी आप लिखते, ये वाला आप भूल सकते हैं कि ढांचा क्या बनाया गया है, वैधानिक और संस्थागत। प्रमुख कानून जिनके बारे में हमने बात की, ये पीएमएलए कानून बनाया गया है, और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाया गया है, बेनामी संपत्ति के लिए बनाया गया, दिवालियापन के लिए कोड आया है, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है। इनका जिक्र जरूर करेंगे आप, पूछा जा सकता है। संस्थाएं हैं, ईडी के बारे में हमने देखा, सीबीआई के बारे में हमने देखा, ये भी हैं दो, ये संस्थाएं काम करती हैं। शासन में चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां ये हैं कि तकनीकी जटिलता है, अपराधी क्रिप्टो करेंसी और डार्क वेब जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जबकि जांच एजेंसियां जो हैं वो अभी भी पुराने पैटर्न पे चले। उन्हें लगता है कि पकड़ के 4 लाठी मारेंगे तो समझ में आ जाएगा, बता देगा। भाई इस लेवल के अपराधी जो है, जो बड़े लेवल के हैं, वो अलग दुनिया में जी रहे हैं, उन तक पहुंचना है तो आपको भी डार्क वेब को समझना होगा, क्रिप्टो करेंसी का पैटर्न पकड़ना होगा, और भी चीज़ें हैं। प्रत्यर्पण में देरी होती है, ये बड़ी चुनौतियाँ हैं जो कि हम देख रहे हैं। एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी है, ये हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। अलग अलग एजेंसियां अपना अपना करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम बहुत मुश्किल से होता है। कानूनी प्रक्रिया में देरी भारत की एक पहचान बन गई, आप जानते ही हैं, ये भी है। सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? प्रौद्योगिकी का एकीकरण, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके संदिग्ध लेन देन की रियल टाइम निगरानी होनी चाहिए। फिर से रुक जाइए 1 मिनट। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है, इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बैंकिंग सुधार की ज़रूरत है, और त्वरित न्यायालय मतलब न्याय की व्यवस्था हो। और निष्कर्ष में क्या है? निष्कर्ष में तो आप जानते ही हैं, आर्थिक अपराध केवल एक वित्तीय समस्या नहीं है, बल्कि यह देश के सुशासन और लोकतांत्रिक नींव को कमज़ोर करता है। यह पारदर्शी डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत कानून प्रवर्तन के माध्यम से ही भारत न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इंटरव्यू के प्रश्न जो आपको विचार करने के लिए मजबूर करेंगे, अगर आप सच में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे फरार आर्थिक अपराधियों का प्रत्यार्पण क्यों मुश्किल होता है? मैंने बहुत सारे इनपुट दिए हैं, आप उसके आधार पर बता सकते हैं। और इनमें किन कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये भी मैंने बताया है, उसके आधार पे आप बढ़िया जवाब दे सकते हैं। अच्छा, ये जो आर्थिक अपराधी अधिनियम बनाया गया है 18 में, ने भारत में आर्थिक अपराधों के खिलाफ क्या महत्वपूर्ण उपाय किए हैं? क्या ये पर्याप्त है?
पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या उपाय है, फिर बताना है कि क्या ये पर्याप्त है कि नहीं है, क्या इसमें कोई सुधार करना ज़रूरी है, ये आप बताएंगे। भारत और यूके के प्रत्यार्पण संधि के बावजूद विदेशी देशों से अपराधियों की वापसी में देरी क्यों होती है, ये भी मैंने डिस्कस किया, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स वाली पढ़ाई मेंस में काम नहीं आती, इंटरव्यू में काम नहीं आता, सारी चीज़ें एक साथ हैं। ओवरऑल आप देखेंगे तो किसी भी टॉपिक को आप एकदम ऐसे काट के अलग नहीं कर सकते, ये प्रीलिम्स के लिए ही है या मेंस के लिए ही है, वो आपके स्मार्टनेस पर निर्भर करता है कि आप किस तथ्य को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आर्थिक अपराधियों के फरार होने से बैंकिंग प्रणाली और एनपीए पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे रोकने के लिए प्रशासन और नीति में क्या सुधार किया जा सकता है, ये बताइए। और नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे केसों में क्या सीखने को मिलता है, ये बताइए कि भारत में भ्रष्टाचार और अकाउंटेबिलिटी के मुद्दों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। ये कुछ प्रश्न हैं जिन पर आपको विचार करना है। बाकी एक चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर मैसेज करिए, जानकारी लीजिए, जल्दी से नोट लीजिए और तैयार कर जाइए। फिर देखिए आप कितनी आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। यूपीएससी के लिए भी नोट दी जा रही है, यूपी पीसीएस के लिए भी नोट दी जा रही है। बीपीएससी वाली नोट मैं अभी अपडेट करूँगा, फिर मैं बताऊँगा कब से मिलेगी। ठीक है जी, तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।